सो सर्जरी एज वी ऑल नो दैट्स अ क्लिनिकल सब्जेक्ट और ये फाइनल ईयर एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स के अंदर मौजूद है। आई सपोज़ आप सब जो है वो या तो ग्रेजुएट हो चुके होंगे, बाज़ लोग जो कि अपनी समर वेकेशंस में हैं, ठीक है, और ज्वाइन किया हुआ है, कम से कम फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में होंगे। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं तो ये सब्जेक्ट अभी आपके लिए नहीं है। सो यू कैन टेक द बेसिक सब्जेक्ट्स फ्रॉम हेमाटोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी और जनरल पैथोलॉजी, और जो कि 145 पे हेमाटोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट होगा। बिकॉज सर्जरी में प्योर आपके पास क्लिनिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जो उसके साथ आप स्ट्रगल कर सकते हैं। सो बहरहाल कमिंग टू द सर्जरी, आपके पास जो सर्जरी व्हेन इट कम्स टू क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, ये इंतहाई आसान तरीन सब्जेक्ट माना जाता है इन अ कंटेक्स्ट के ये मेडिसिन की तरह, कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, उसकी तरह आपको कोई ख़ास डायग्नोस्टिक चैलेंज नहीं देता। क्वेश्चंस यहाँ पे बड़े सीधे सीधे से होते हैं क्योंकि डायग्नोसिस इज़ जनरली वेरी ऑब्वियस। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी में अगर गॉइटर है तो है, वो साफ पता चल रहा होता है। किसी में इंग्वाइनल हर्निया है, किसी में ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट लंप है, इसी तरह अपेंडिक्स हो जाए, आपके पास गॉल स्टोन हो जाए, रीनल स्टोन्स हो जाएं, क्वेश्चंस आर क्वाइट ईजियर, ठीक है। सो ये आपको कोई डायग्नोस्टिक चैलेंज नहीं देंगे जैसे तमाम कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज़ कोई 40-50 के करीब हैं, ले दे के उन सब में 2-3 ही सिम्टम होते हैं, डिस्निया, कफ और चेस्ट पेन। तो वो आपको डायग्नोस्टिक चैलेंज अच्छा खासा मेडिसिन के डिसऑर्डर्स में मिलता है। सर्जरी जो है वो सीधे सीधे से डायग्नोसिस होते हैं। अब सर्जरी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक है जनरल सर्जरी और एक है स्पेशल सर्जरी, ठीक है। तो हम स्पेशल सर्जरी से ही बात स्टार्ट करेंगे, जनरल सर्जरी को इन द एंड जाके देखेंगे। उसमें चंद एक बेसिक बातें हैं, आईवी फ्लूइड, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, बर्न्स वगैरह की मैनेजमेंट। जब स्पेशल सर्जरी की बात की जाएगी तो इसमें अगर आपने स्पेशल सर्जरी को जो है वो देखना है तो याद रखिए, क्लिनिकल सब्जेक्ट उसी का अच्छा होता है जिसके डिफरेंशियल्स अच्छे हों। जैसे कि आप कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो आपको चेस्ट पेन के डिफरेंशियल अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। सो बिल्कुल इसी तरीके से आप जब सर्जरी पढ़ रहे हैं तो याद रखिए, यहाँ पर जितनी स्पेशल सर्जरी है वो आपके पास दो ही प्रॉब्लम्स लेकर आती है। या पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है सर्जिकल इमरजेंसीज़ में या सर्जरी के डिपार्टमेंट्स में, या फिर बॉडी स्वेलिंग और लम्प्स। तो स्पेशल सर्जरी दो हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है, या तो पेशेंट पेन के साथ आता है या फिर डिफरेंट जगहों पे बॉडी स्वेलिंग और लम्प्स के साथ, जैसे नेक लंप है, ब्रेस्ट लंप है, इंग्वाइनोस्क्रोटल लंप है। और इन्हीं दो जो डिफरेंशियल्स के अंदर पूरी की पूरी सर्जरी समा जाती है। जब पेन की बात की जाती है तो पेन सबसे ज़्यादा जो लोग लेकर आते हैं वो कहाँ पर लेकर आते हैं, एब्डोमेन में। तो हम स्पेशल सर्जरी का आगाज़ करते हैं और हमारे पास आज जो पहला टॉपिक फॉर डिस्कशन है, वी स्टार्ट विद डिस्कशन ऑन एक्यूट एब्डोमेन। सो एक्यूट एब्डोमेन पे बात स्टार्ट करते हैं। एक्यूट एब्डोमेन, आपके पास इस टर्म को आपने समझना है। एक्यूट एब्डोमेन इज डिफाइंड एज व्हेन someone is seriously ill and symptoms and signs mainly belong to abdomen। भाई जब कोई शदीद बीमार हो, when someone is सीरियसली इल, और सिम्टम्स और साइन ज़्यादातर कहाँ से ताल्लुक़ रखते हों, एब्डोमेन से। दिस इज़ हाउ वी डिफाइन एक्यूट एब्डोमेन, ठीक है। अब जनाब, हर एक्यूट एब्डोमेन आपके पास लाजमी नहीं है कि उसमें आपके पास सर्जरी ही इन्वॉल्व हो। याद रखिए, वो कहते ये हैं कि अच्छा सर्जन वो है जिसको पता हो कि मेडिकल एक्यूट एब्डोमेन क्या है, और अच्छा फिजिशियन वो है जिससे ये पता हो कि ये सर्जिकल एक्यूट एब्डोमेन है। याद रखिए, आप फिजिशियन हो, ठीक है,
यानी कि आपके पास कोई एब्डोमिनल पेन के साथ आता है, माना कि आप मेडिसिन में प्रैक्टिस करते हो, लेकिन कम से कम इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि ये प्रेजेंटेशन अपेंडिसाइटिस की है, दिस पेशेंट शुड बी रेफर टू सर्जन। तो अच्छा फिजिशियन वो होता है जिससे ये पता हो कि ये सर्जिकल एब्डोमेन, और अच्छा सर्जन, ठीक है, आप सर्जन हो, ठीक है, पेंडेक्टमियाँ कर रहे हो, आप कोलिसिस्टेक्टमियाँ कर रहे हो, ठीक है, तो अच्छा सर्जन वो है जिसको पता हो कि भाई ये जो एब्डोमिनल पेन है ये आपके पास बेसिकली मेडिकल एब्डोमेन है, इस पेशेंट में गैस्ट्राइटिस चल रहा है, इस पेशेंट में ड्यूडिनल अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है। सो आपने यहाँ पर जो एक्यूट एब्डोमेन की इटियोलॉजीज हैं उनको आप या कॉजेस को आप डिवाइड कर सकते हो। वी कैन हैव ऑब्वियसली मेडिकल causes and we have obviously over here surgical causes। अब मेडिकल कॉजेज़ में आपने याद रखना है स्पेशली अपर एब्डोमिनल पेन में आपके पास जो है वो यू शुड ऑलवेज हैव इन माइंड ऑल इम्पॉर्टेंट हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फाक्शन। सो मायोकार्डियल इन्फाक्शन वगैरह सीवीएस में पढ़ेंगे, इसमें आपने याद रखना है अगर खुदा न खास्ता मायोकार्डियल इन्फाक्शन हार्ट की किस वॉल का हो, इंफीरियर वॉल का, तो पेन ज़्यादातर कहाँ पर होता है आपके पास, एपिगैस्ट्रियम में, ठीक है। सो इंफीरियर वॉल एमआई आपके पास एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा आपके पास जितनी भी एसिड पेप्टिक डिजीज़ेस हैं, एसिड पेप्टिक डिजीज़ेस जिन्हें उर्फ़े आम में आप एपीडी बोलते हो, इसमें आपके पास गैस्ट्राइटिस आ सकता है। इसके अलावा आपके पास इसी में पेप्टिक अल्सर वगैरह आ सकता है। ये ना हो कि पेशेंट में गैस्ट्राइटिस हो और आप बीइंग अ सर्जन लेप्रोटमी कर दो और उसका पेट खोल दो, तो यू शुड नो कि भाई ये तो मेडिकल एब्डोमेन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और जो इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन के, जिन्हें उर्फ़े आम में आप गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हो, साल्मोनेला टाइफी जब टाइफॉइड फीवर करता है तो उसके साथ आपके पास स्वेयर एब्डोमिनल पेन होता है। आपको पता है सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आई विल डील इट विद एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कॉलरा, फिर हमारे पास जो है वो ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस, ठीक है, ऑफ जीआईटी, इनको उर्फ़े आम में आईबीडीज़ या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ेस बोलते हैं। जीआईटी वगैरह में पढ़ेंगे। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ेस में यहाँ पर हमारे पास दो नाम आते हैं, वन इज़ फेमसली नोन एज अल्सरेटिव कोलाइटिस, बुक्स इनको यूसी लिखती हैं, एंड द अदर वन इज़ क्रॉन्स डिजीज़। तो याद रखिए स्वेयर एब्डोमिनल पेन इन मेडिकल कंडीशंस में भी हो सकता है, ठीक है। और अच्छे सर्जन उसी को आप बोलोगे जिसको ये पता हो कि भाई यहाँ पे सर्जरी नहीं करनी, ये तो मेडिकल एब्डोमेन है, ठीक है। सो आपके पास इंफीरियर वॉल एमआई कैन प्रेजेंट विद अपर एब्डोमिनल पेन, एसिड पेप्टिक डिजीज़, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर वगैरह, इन्फेक्शंस लाइक टाइफॉइड फीवर, कॉलरा। आईबीडी स्टैंड फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ेस। इसमें दो ऑटोइम्यून डिजीज़ेस आती हैं, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस और एक फिर रेयर डिसऑर्डर्स में हमारे पास एक डिसऑर्डर है हीम मेटाबॉलिज्म का, ये आप पढ़ोगे इन बायोकेमिस्ट्री एज वेल। दैट कंडीशन इज नोन एज पोर्फायरिया। ये आपके पास एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है हीम के मेटाबॉलिज्म का, पोर्फायरिया आपने याद रखना है। ये भी एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करता है। फिर आपके पास एक टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिन्स में पढ़ेंगे लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग में भी स्वेयर एब्डोमिनल पेन होता है। लेड पॉइजनिंग बड़ी कॉमन है पेंटर्स के अंदर, क्योंकि पेंट के अंदर अच्छी खासी मकदार होती है किसकी, लेड की। तो ये आपके पास तमाम मेडिकल कॉजेज़ हैं एक्यूट एब्डोमेन की। आज हमने सर्जरी का आगाज़ किया। स्पेशल सर्जरी दो टॉपिक्स के अंदर पूरी कवर हो जाती है अगर आपके डिफरेंशियल पक्के हैं, एक किसके, एक्यूट एब्डोमेन के, और दूसरा आपके पास बॉडी लम्स और स्वेलिंग्स, तो उस पर बात पे जाएंगे। अब एक्यूट एब्डोमेन को हमने डिफ़ाइन किया कि जब कोई शदीद बीमार हो और सिम्टम और साइन मेनली कहाँ से ताल्लुक़ रखते हों, एब्डोमेन से। अब याद रखिए हर एक्यूट एब्डोमेन में सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। उसमें आपने याद रखना देयर इज़ लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉजेज़ ऑफ एक्यूट एब्डोमेन। उनमें चंद एक इम्पॉर्टेंट जो आपके जहन में रहनी चाहिए, उसमें वी हैव मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एसिड पेप्टिक डिजीज़, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, टाइफॉइड फीवर, कॉलरा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ेस लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स, ठीक है। इसके अलावा पोर्फायरिया और लेड पॉइजनिंग में भी स्वेयर एब्डोमिनल पेन आपको मिलता है।
कमिंग टू द सर्जिकल कॉजेज़, आपने याद रखना है सर्जिकल कॉजेज़ में आपके पास बाज़ ऐसी सर्जिकल कॉजेज़ हैं जिनमें you need to give the midline incision. मिडलाइन इncision जब एब्डोमेन में देखकर एब्डोमेन को ओपन किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लेप्रोटमी, ठीक है। सो बाज़ एक्यूट एब्डोमेन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपने फ़ौरन ही लेप्रोटमी करनी है, और वो सर्जिकल कॉजेज़ जिनमें आपके पास लेप्रोटमी की ज़रूरत होती है उसमें आपके पास नंबर 1, जब खुदा न खास्ता कोई ना कोई ऑर्गन एब्डोमेन में क्या हो जाए, रप्चर, ठीक है। सो अब ऑर्गन कौन कौन से रप्चर हो सकते हैं, उनमें आपके पास आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा टच भी करेंगे। खुदा न खास्ता स्प्लेनिक रप्चर हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो एओटिक रप्चर हो आफ्टर एओटिक एनोरिज्म वगैरह। तो जब भी कोई विसरा जीआईटी रप्चर हो, ठीक है, सो आपके पास ब्लैडर रप्चर हो, कोई भी ऑर्गन अगर जो है वो बस्ट कर जाएगा तो वहाँ पे तो आपने लेप्रोटमी करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास दूसरी इंडिकेशन बन सकती है व्हेन समवन इज हैविंग जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस। सो पेरिटोनियम जो आपके जीआईटी के गिर्द एक सेरोजल सरफेस है, ठीक है, अगर वो इन्फ्लेम हो, जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस से मुराद होती है कि आपके पास पेन होगा ऑल ओवर एब्डोमेन और साथ में टेंडरनेस होगी ऑल ओवर एब्डोमेन, ठीक है। तो जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस आपके पास इसकी भी ढेर वजूहात होती हैं। ये ज़्यादातर आपके पास अमूमन होता है व्हेन वी हैव जीआईटी परफोरेशन, व्हेन वी हैव जीआईटी परफोरेशन, खुदा न खास्ता किसी भी वजह से, ठीक है, आपके पास जो है वो जीआईटी अगर परफोरेट कर जाएगा तो तमाम इंटेस्टाइनल कंटेंट्स पूरे पेरिटोनियल कैविटी में फैल जाएगा। जो नॉर्मल फ्लोरा है गट का वो पेरिटोनियम को इन्फ्लेम कर देगा। ऑब्वियसली यू नीड टू गिव मिडलाइन इncision, सो आपने जो है वो लेप्रोटमी यहाँ पर करनी होती है। ये 2 इंडिकेशंस यहाँ पर आपके पास बनती हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि तमाम सर्जिकल एब्डोमेंस में लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा आपको क्या करना पड़े, लेप्रोटमी। देयर आर सर्टेन सर्जिकल कॉजेज़ जहाँ पे आपको लेप्रोटमी की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने याद रखना है कि नंबर 1, अगर आपके पास जनरलाइज्ड नहीं लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस, लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस आपके पास मीन पेन हो, टेंडरनेस हो पूरे एब्डोमेन में नहीं, किसी एक जगह। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स में आप सबको पता है कि राइट लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में पेन होता है जिसको राइट इलिक फोसा बोला जाता है। सो याद रखिए अपेंडिसाइटिस में आपके पास सिर्फ चूंकि राइट लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा होता है, बाकी सारे एब्डोमेन में चूंकि पेन नहीं है, तो यहाँ पर मिड लाइन इंसिजन देने की ज़रूरत नहीं है। आपने याद रखना है लेप्रोटमी यहाँ पर डेट इज़ नॉट नीडेड। अपेंडिक्स आप सब जानते हो लोकल इंसिजन दिया जाता है, कहाँ पर, राइट इलिक फोसा में, और उसको ऑपरेट कर लिया जाता है। तो लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस की एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी एक्यूट अपेंडिसाइटिस। इसके अलावा गॉल ब्लैडर के मसलों में, कोलिसिस्टाइटिस वगैरह में लोकल इंसिजन दिया जाता है, वहीं से सर्जरी की जाती है, मिड लाइन इंसिजन नहीं देना। लेप्रोटमी से मुराद क्या होता है, मिड लाइन इंसिजन। फिर आपने याद रखना है कि दूसरी वजूहात और जहाँ पर लेप्रोटमी की ज़रूरत नहीं है उसमें आपके पास स्टोन्स, और स्टोन्स भी कौन से, रीनल स्टोन्स, ठीक है। तो याद रखिए अगर किसी में रीनल कॉलिक है, यूरिटेरिक कॉलिक है, ब्लैडर कॉलिक है, अब सर्जरी इज़ रेयरली रिक्वायर्ड। हम देखेंगे जब हम रीनल स्टोन्स पढ़ेंगे 80% तो अब रीनल स्टोन्स को मेडिकल ट्रीटमेंट से रिमूव कर लिया जाता है। वी हैव सर्टेन ड्रग्स जो कि यूरिनरी ट्रैक को थोड़ा सा रिलैक्स करती हैं और उनसे आप जो है वो स्टोन को बाहर निकलवा लेते हैं, ठीक है। सो छोटे स्टोन्स तो इवन वाटर इनटेक और इन चीज़ों से ही, एनाल्जेसिक से ही बेहतर हो जाते हैं। लेकिन आपके पास जो है वो रीनल स्टोन्स में भी आपके पास जो है वो लाजमी नहीं है कि लेप्रोटमी की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़े, ठीक है। सो रीनल कॉलिक्स वगैरह में वी हैव मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी वगैरह। तो जनाब आज हमने सर्जरी का आगाज़ किया और सर्जरी में जो पहला टॉपिक हमने पिक किया है वो हम देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल्स ऑफ एक्यूट एब्डोमेन।
पहले तो एक्यूट एब्डोमेन की कोई आपसे बात करे तो आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपने ये बताना है कि व्हेन समवन इज सीरियसली इल और सिम्टम और साइन मेनली कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो, एब्डोमेन से, ठीक है। यहाँ पर अहम तरीन बात यह है कि अच्छा सर्जन वही होगा, वो ना हो कि वो अपने पास मायोकार्डियल इन्फॉक्शन लेके बैठा हुआ हो, ठीक है। और अच्छा फिजिशियन वो होगा जिसे पता हो कि ये केस अपेंडिसाइटिस का है, डैट शुड बी रेफर टू सर्जन, ठीक है। अब जनाब डिफरेंशियल एक्यूट एब्डोमेन के अगर आपने पढ़ने हैं तो आपने याद रखना है, बड़ी बेसिक सी बात है कि एब्डोमेन को करते हम ये हैं कि इट इज़ विचुअली डिवाइडेड into 9 quadrants. Abdomen is visually divided into 9 quadrants. 9 quadrants में हम abdomen को divide करते हैं। So ये जो आपके पास डिवीजन है ये आपने अपनी आंखों से करनी है। और फॉर एग्जाम्पल दिस इज एब्डोमेन, 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजेंटल लाइंस से आपने एब्डोमेन को जो है वो 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करना है। 2 वर्टिकल लाइंस ऐसे और 2 हॉरिजेंटल लाइंस ऐसे, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वाड्रेंट्स यहाँ पर सामने आ गए। ये जो 2 वर्टिकल लाइंस हैं और 2 हॉरिजेंटल लाइंस हैं ये आप अपने आंखों से आपने ड्रॉ करनी है। जो वर्टिकल लाइंस हैं उनके लिए आप लाइन लेते हो कहाँ से, मिड ऑफ क्लेविकल से, दैट इज़ मिड क्लेविकुलर पॉइंट, उसको सीधा लेके जाते एब्डोमेन से वो गुजरती है और जाकर मिड इंग्वानल पॉइंट पे जाकर ख़त्म होती है। वो लिखिए, जो वर्टिकल लाइंस हैं दे विल स्टार्ट फ्रॉम मिड क्लेविकुलर पॉइंट, MCP स्टैंड फॉर मिड क्लेविकुलर पॉइंट, सीधी आएंगी और जाकर लगेंगी ऑन मिड इंग्वानल पॉइंट, ठीक है। सो ये आपके पास 2 वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। 2 जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनमें आपने याद रखना है कि एक हॉरिजेंटल लाइन स्टार्ट होती है फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन ऑन वन साइड, ठीक है। ये जो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है एक साइड से लेकर दूसरी साइड के एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन तक, एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन ऑन वन साइड टू एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन ऑन अनदर साइड। और ये जो ऊपर वाली आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है दैट इज फ्रॉम टिप ऑफ 9th कॉस्टल रिब। सो आपके पास जो टिप होती है 9 कॉस्टल रिब की, उससे लेकर एक साइड की टिप ऑफ 9 कॉस्टल रिब से टू द टिप ऑफ 9 कॉस्टल रिब ऑन अदर साइड। तो जनाब अब आपने एब्डोमिनल पेन के डिफरेंशियल्स तैयार करने, कोई आपके पास एब्डोमिनल पेन के साथ आ जाए तो आपको पता हो कि जी एब्डोमेन को ना मैं 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दूंगा, 2 हॉरिजेंटल लाइंस लेकर और 2 वर्टिकल लाइंस लेकर। जो 2 हॉरिजेंटल लाइंस हैं उनमें जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो मैं स्टार्ट एब्डोमेन से नहीं करूँगा, चेस्ट से, और चेस्ट के ऊपर एक बोन है विच इज़ क्लेविकल, MCP स्टैंड फॉर मिड क्लेविकुलर पॉइंट, वहाँ से वो लाइन सीधी आएगी और आकर कहाँ पे फॉल करेगी, एट मिड इंग्वानल पॉइंट, ठीक है। इंग्वानल लिगामेंट होता है एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से लेकर आपके पास प्यूबिक टुबरकल तक, तो मिड इंग्वानल पॉइंट तक ये 2 हॉरिजेंटल लाइंस आएंगी, 2 वर्टिकल लाइंस आएंगी। ऊपर वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है that is from tip of 9 costal rib of one side to the tip of 9 costal rib to another side। इसी तरह आपके पास जो लोअर हॉरिजेंटल लाइन है that is from anterior superior iliac spine on one side to anterior superior iliac spine on other side। अब जनाब ये 9 quadrants आपके पास बन गए।
या देखिए ये सेंटर में और सबसे ऊपर जो आपके पास क्वाड्रेंट है इसको नाम देते हैं एस एपिगैस्ट्रियम। सो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा, पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन। तो आपको पता होना चाहिए कि पेन एपिगैस्ट्रियम के कौन से 4-5 डिफरेंशियल। या देखिए जो एपिगैस्ट्रियम से नीचे आपके पास एरिया है जहाँ पर अम्बलाइकस भी होती है, इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोला जाता है? अम्बलाइकल। और अम्बलाइकल रीजन से नीचे आपके पास जो एरिया है उसको नाम दिया जाता है एज हाइपोगैस्ट्रियम। एपिगैस्ट्रियम, अम्बलाइकल एंड हाइपोगैस्ट्रियम, ये 3 आपके पास जो हैं वो सेंटर एब्डोमेन में क्वाड्रेंट्स हैं। अब ईदर साइड ऑफ एपिगैस्ट्रियम वी हैव हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया। दोनों साइड पे हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया होते हैं। वी हैव राइट hypochondrium on right to epigastrium and we have left hypochondrium left to epigastrium। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास either side of umbilical region we have lumbar region, right lumbar और left lumbar region। और on either side of hypogastrium we have iliac fossas, ठीक है। और we have right to hypogastrium is right iliac fossa and left to hypogastrium and left iliac fossa। याद रखिए जितने भी स्पेशल सर्जरी में एक्यूट एब्डोमेन से क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही होंगे। अ पेशेंट हैज़ प्रेजेंटेड विद पेन इन राइट iliac fossa, patient has presented with complaint of pain in right hypochondrium, patient has presented with complaint of pain in left